साहब असल में बात यह है कि इससे पहले तो अली अमीन साहब भी आए थे ना, एक बड़े जुलूस के साथ आए थे, तो उस वक्त तो इन्होंने उनको आने दिया था। लेकिन लगता है कि वो शायद इनके मशवरे से आए थे और ये उनके मशवरे से नहीं है, तो ये अपनी पार्टी के मशवरे से आए हैं। और मैं समझता हूँ कि ज्यादती वाली बात है कि अगर एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे में जाता है, उसे मुकम्मल प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, उसको उसकी हैसियत मिलनी चाहिए। और एक ऐसा सूबा जो सूबा इस वक्त क्राइसिस का शिकार है, जहाँ की सूरत बहुत खराब है, 50% लोग सूबा छोड़ के भागे हुए हैं, अमन अमान की सूरत खराब है, ऐसा सूबा जहाँ की सूरत इतनी गड़बड़ हो और वहाँ का वज़ीर आला अगर आपके पास आएगा तो क्या कहना चाह रहे हैं? मज़ीद एहसास महरूमी बढ़ाना चाह रहे हैं या क्या हुकूमत चाहती क्या है? मैं एक बात पे बड़ा हैरान हूँ तारड़ साहब कि हम ये देख रहे हैं कि हुकूमतें जो है मसाइल को हल करती हैं, हुकूमतें कूल डाउन करती है मामलात को, अपोजिशन जो तहरीक उठाती है कुछ, लेकिन मौजूदा हुकूमत डे वन से इनका रवैया ये है कि ये खुद अपना क्या कहते हैं ना, वो जो क्रिकेट के एक इस्तेलाह है कि जी वो लूज बाल देती है, ये खुद अपोजिशन को लूज बाल देती है कि आओ और कुछ करो। तो मैं समझता हूँ हुकूमत में वो सलाहियत नहीं है सबको साथ लेके चलने की, और हुकूमत को अपनी सलाहियतें ठीक करनी पड़ेगी। इस तरह से अगर अपोजिशन के साथ रवैया अख्तियार करेंगे या एक सूबे के साथ ये रवैया अख्तियार करेंगे तो मैं समझता हूँ इससे मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और मसाइल का हाल तो आपके सामने है कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि बाहर से कोई आपको लिफ्ट नहीं करा रहा, कोई आपको पूछ नहीं रहा, और आपको खुद PIA होने पौने दामों फेंकनी पड़ी है, अपने लोगों को बांट दिए, बंदर बांट की, वो कहते हैं ना जी, अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों को, तो वो वाला सिलसिला किया है। अन्ना मंडे रेवड़ियां मुरमुर अपने कार, सर वो है अन्ना मंडे रेवड़ियां मुरमुर अपने कार अपने का। तो वो सूरत ये सर ये कि इस वक्त तो बाहर से लोगों का आना क्या है, यहाँ से लोग जा रहे हैं। कल ही मुझे किसी लोग कुछ मुझे मिले हैं, उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा टेक्सटाइल मिलें इस वक्त पाकिस्तान में बंद होगी। ये वो है मुआशी जो हमें कहते हैं ना कि मुआशी अशारिये, और जी ऊपर जा रही है और फला हो रहा है, ये हो रहा है। मुल्की हालात इतने बदतर और तकरबू होते जा रहे हैं। हुकूमत इन हालात में, हुकूमत को चाहिए कि मुल्क में ऐसे हालात पैदा करे, अमन अमान हो, ताकि बाहर के लोग आए और यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। मुल्क उसी वक्त खड़ा होगा जब इन्वेस्टर बाहर से आएगा। अगर आप यहाँ से ही उन्हें पौने दामों अपने ही की चीजों बेच के और फिर आप समझते हैं मुल्क चलेगा, तो ये मुल्क ऐसे नहीं चलता। अगर घर का सामान बेचने से घर मजबूत होना होता तो ये तो फिर मैं समझता हूँ फिर मन तक बड़ी अजीबोगरीब है जी। अच्छा गौरी साहब, आज कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है कि असल लड़ाई पीपल्स पार्टी और नून लीग की चल रही है। एक तो हमें समझाएं वो क्या लड़ाई चल रही है, और दूसरा हर मिनिस्टर जो है वो एक ही बात कहता है, एक ही चीज़ होती है कि मुल्क की मौशियत अपने पाँव पे खड़ी हो गई है। अच्छा वो किस तरह खड़ी होगी है? वाकई खड़ी होगी है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात है ही कोई नहीं। हम तो इस मुल्क को खुशहाल देखना चाहते हैं, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। तो ये वज़रा जो है ये किस बुनियाद पे ही सब कुछ कह रहे हैं? आपने तो अभी बड़ा खौफनाक इंकशाफ कर दिया है कि 200 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं, और भी बहुत सी चीज़ें सुनने में आ रही हैं। देखिए इसमें तो कुछ ऐसी, देखें पाकिस्तान में इस वक्त 2-3 चीजें चल रही है। मैं कहा करता हूँ अक्सर कि एक तो आपका जो है पाकिस्तान में होटलिंग का निज़ाम चल रहा है, दूसरा स्कूल चल रहा है, और तीसरा हॉस्पिटल चल रहे हैं। और मजेदार काम यह है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हॉस्पिटल्स जो है वो उनको जो मेडिसिन सप्लाई करने वाली कंपनियां भी बंद होकर पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। और मेरी इतला के मुताबिक 2 बड़ी कंपनियां, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा आपके इस प्रोग्राम में, तो वो 2 बड़ी कंपनियां अपना सिस्टम पूरा यहाँ का अपना क्लोज करके मुल्क से बाहर चली गई हैं। इस तरह कुछ मेरा ख्याल शायद। अच्छा गौरी साहब, उस पे वजीर खजाना ये कहते हैं कि ये जो बड़ी कंपनीज जा रही हैं इनके जो फैसले होते हैं वो मुल्क की सतह पे नहीं, रीजन की सतह पे होते हैं। आप बाकी रीजन को देखें, वो इस रीजन से ही आउट होना चाह रहे हैं। वो इसकी ये उन्होंने मंतिक दी है, जवाब ये पेश किया। वजीर खजाना साहब, बेसिकली आपको पता है कि वजीर खजाना साहब कहाँ से आए हैं और कौन लाया है और किस लिए बैठे हुए हैं और किसकी नौकरी कर रहे हैं। तो इनको तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है उसको खुद भी अंदाजा है कि ये क्या कर रहे हैं, और ये डे बाय डे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अब देखें ना जी, पिछले दौर में एक दौर आया था वो कहा जा रहा था कि पढ़ा लिखा पंजाब, और मौजूदा दौर में जितने स्कूल हैं उनको प्राइवेट करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों को। तो मैंने ये बताया कि रेडी वाले का, रिक्शे वाले का और गरीब का बच्चा, किसी चपरासी का, वो किस स्कूल में फीसें भरेगा जाके प्राइवेट स्कूलों में। तो इस तरह मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहा है। तो असल में बात यह है कि ऐसा हो रहा है कि मैं समझता हूँ कि हमारे कंधों पे, शोल्डर्स पे रख के बाहर से कर्जा लाया जा रहा है और खुद अय्याशी कर रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं, और इसके अलावा तो मुझे कुछ वजाहत तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई वाला जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा है वो क्या है? वो हमें समझ नहीं आई। मैंने कहा आपसे जरा थोड़ा सा
असल में अंदर खाना तो बहुत सी चीजें ऐसी चलती है ना, जैसे पलवशा वाला एक खेल हुआ है, तो कहीं गुस्सा कहीं और होता है, निकलता कहीं और है। और मैडम ने जो कुछ पिछले दिनों कमेटी के इजलास में हुआ है, तो इस तरह की मामला हैं। अभी तक मेरे लग के मुताबिक कोई एक हफ्ते से वफाकी गवर्नमेंट को सिंध गवर्नमेंट ने कोई आईजीज के नाम भेजे हुए हैं, जिन पे वो अपना कंफर्म नहीं कर रही, अपनी मर्जी का आईजी सिंध में लगाना चाह रहे हैं। तो मामला तो है, अंदर खिचड़ी तो अंदर पक रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग की आदत है कि जैसे ये अपना फिगर पूरा करती जाएगी असेंबली में, वैसे वैसे ये सबको छोड़ती जाएगी। तो ये एक मिजाज है। दूसरा ये कि इनको बिल्कुल आर्टिफिशियल तौर पे इन दोनों को इकट्ठा किया है। इनके अंदर तो वो चीज नहीं है कि किसी एक एजेंडे पर दोनों इकट्ठे हो जाएं, तो वहाँ मजबूरियों में हो जाते हैं, महरूमियों में हो जाते हैं। और लेकिन जब इस तरह का मजे लेने का टाइम हो, उस वक्त ये इकट्ठे नहीं होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि नूरी साहब ये बताइएगा कि ये स्पीकर जो हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, उन्होंने एक लेटर जो है वो प्राइम मिनिस्टर को फेडरल गवर्नमेंट को भेजा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो अमन जरगा था 2025 का, उसमें मुतफ़िका तौर पर कुछ चीज़ें तय हुई थी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो वहाँ पे दहशतगर्दी है उस पर काबू पाने के लिए क्या मेकनिज़म तय किया जाए। इसमें वो ये इसमें लेटर में ये लिखा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश जो पेचीदा मसाइल हैं, इनका हल ऑपरेशन तक महदूद नहीं है, बल्कि जामे मुशावरत, सियासी हमांगी और अवामी एतमाद के ज़रिए ही देरपा अमन मुमकिन है। तो इसमें मुझे जहाँ तक याद पड़ता है आपकी जमात भी शामिल थी। तो इस एक्ट को कैसे देखते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के? मैं समझता हूँ कि अगर सियासी जब तक पॉलिटिकल लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे और वो जाके अपने आवाम को जो है, असल चीज तो देखें जी, दहशतगर्दों का मुकाबला फोर्सेस तो हमारी बड़े अरसे से कर रही है। जब तक मुकामी आवाम को आप उनके सामने नहीं खड़ा करेंगे, उस वक्त तक सूरत नहीं होगी। यहाँ तो आवाम जो है वो मुकामी आवाम पिस रहे हैं दहशतगर्दों और हुकूमत के दरमियान में जो वहां पर लड़ाई चल रही है। तो मैं समझता हूँ उनका इशारा उसी तरफ है कि आवाम का मोराल बंद किया जाए और सियासी जमातों को उसमें एतमाद मिले, ताकि आवाम को खड़ा किया जाए। वहाँ के लोग बेहतर है तौर पर दहशतगर्दों से निपट सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो सब मायूस हो गए हैं, गवर्नमेंट के ऑपरेशन से मायूस हो गए हैं, लोग घर पर छोड़ के भागे हुए हैं। आप देखें इस्लामाबाद की आबादी कितनी हो गई है, और पूरे मुल्क में प्रॉपर्टी की कीमतें गिर रही हैं, लेकिन इस्लामाबाद की पॉलिसी की वजह गौरी साहब, आपने जो अभी चीज़ें जिनकी निशानदेही की, सरकारी स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन की आपने बात की, आपने 200 टेक्सटाइल मिल्स की बात की। सर, जिस वक्त पीडीएम वजूद में आई थी, अब आप क्या समझते हैं कि इमरान खान के दौर में जब आप लोग तहरीक लेकर निकले थे, मौलाना साहब उसके सरबराह थे, ज़्यादा बुरे हालात थे, या मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो अब के वज़ीर आज़म हैं आज ज़्यादा बुरे हालात हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हालात उस वक्त भी अच्छे नहीं थे और आज के हालात भी उसी का तसलसल है, एक सिलसिला चलता जा रहा है। कोई ऐसी पॉलिसियां नहीं दी। अगर इमरान की हुकूमत गई है तो उसके बाद ऐसी पॉलिसियां दी। ये तो पहले ठीक है, कहा गया है कि हम मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, हमने उसको बचाना है, लेकिन अभी तक कभी देखिए ना, 16 माह की उस हुकूमत के बाद भी अब मजीद 1 साल से ऊपर हुकूमत हो गई है, 1.5-2 साल होने वाले हैं। तो इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी तो कौम को नहीं दी, सिवाय इसके कि आपने टैक्सेस आवाम पे बढ़ाते जाओ, आवाम के ऊपर दबाव बढ़ाओ। आपकी जनाब एक्सपोर्ट भी कम हो गई है। आपकी एग्रीकल्चर का क्या हाल है आपके सामने है। जब तक एग्रीकल्चर नहीं होगा तो आपका तो पूरा बेस ही एग्रीकल्चर पर करता है। एग्रीकल्चर अगर मजबूत होगी, आपकी एक्सपोर्ट कॉटन की होती है, एक्सपोर्ट आपकी चावल की और राइस की एक्सपोर्ट होती है, तो इन फसलों की तरफ तवज्जो ही नहीं है, एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो नहीं है। जो चीज आपको कुछ दे सकती है उसमें नहीं है। बस बाहर से कर्जा ले आओ, उनकी शराइत पूरी करते रहो, वो जो भी कहते हैं उसके मानते जाओ, और उसके बाद वहां से कर्जा ले और कर्जा तो आगे जाके आपने और मुझे देना है। ये लोग पाकिस्तान